हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारे परिवेश के पदार्थ के लघु तरीय प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में करेंगे। अभी से पहले हमने इसका अति लघु तरीय करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास 9 से रिलेटेड जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, उन सभी का क्वेश्चन आंसर आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा, कोशिश कीजिएगा आंसर समझने का। अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि उदाहरण के साथ पदार्थ की परिभाषा लिखें। तो उदाहरण के साथ पदार्थ की परिभाषा क्या होगा, तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि कोई भी चीज जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, जो अवरोध उत्पन्न करे, पदार्थ कहलाती है। जैसे किताब, मोबाइल, बाल्टी आदि, यानी और भी चीजें हो सकती है। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने किताब है, ठीक है, इस तरीके से आपके सामने किताब है। तो इस किताब के पास अगर देखें तो इसका कुछ वजन होगा, और कुछ जो वजन होगा इसको द्रव्यमान कहा जाएगा। ठीक है, ये कुछ जगह को चेक करके रखेगा, और जो जगह को चेक करके रखेगा उसे ये पता चलेगा कि ये कितनी लंबी चौड़ी है। ठीक है, तो और इसके साथ ही ये एक जगह पे तब तक पड़ी रहेगी जब तक कि आप इसे एक जगह से दूसरी जगह या कोई बल लगाकर इसे हटा न सके। तो यहाँ पे अवरोध भी उत्पन्न कर रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि पदार्थ वो होता है जिसमें अवरोध उत्पन्न करने की क्षमता हो, जो जिसमें कुछ द्रव्यमान हो और जो स्थान को घेरता है। और इसके साथ साथ जितने भी आप चीजों को देखते हैं जो आपके आसपास दिखाई देते हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, पदार्थ हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कहा गया है उदाहरण के साथ द्रव्य की परिभाषा लिखें। देखिए यहाँ पे द्रव्य की बात किया गया है, और एक द्रव्य होता है, एक द्रव होता है जो तरल रूप में होता है, और यहाँ पे द्रव्य की बात की गई है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। उत्तर में आपको लिखना है कि पदार्थ का वह शुद्ध रूप जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं किया जा सकता, द्रव्य कहलाता है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, जिसको आमतौर पे हम लोग नमक भी कहते हैं, NaCl, चीनी, चूना, चूना पत्थर, ये सारे जो पदार्थ हैं ये सभी द्रव्य की हैं। ये सभी क्या हैं, द्रव्य हैं, क्योंकि इसे और अन्य किसी भी भौतिक प्रक्रिया में आप इसे तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे चीजों को कहा जाता है द्रव्य। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें कहा गया है कि ठोस एवं द्रव में कोई 3 अंतर बताइए। ठोस द्रव में आपको अंतर बताना है। तो आइए जानते हैं कि ठोस एवं द्रव में 3 अंतर कौन कौन से हैं। तो आपके सामने यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक तरफ ठोस और एक तरफ आपको देखने को मिलेगा द्रव्य। तो आइए ठोस को पहले देखते हैं। ठोस में हमने लिखा है कि इसके आकार और आयतन निश्चित होते हैं। जैसे कहने का मतलब, ठोस में अगर हम एग्जाम्पल ले तो आपके पास पेन है, तो उस पेन का जो आकार है अगर इस शेप में बना हुआ है तो ये इसी शेप में रहेगा। अगर इस पर आप बल लगाएंगे तो ये टूट जाएगा, लेकिन इसके आकार को आप चेंज नहीं कर पाएंगे। और ये इसके अंदर जितना भी स्पेस है उसको हम आयतन कहते हैं। उसी तरीके से अगर हम द्रव की बात करें तो द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है, किंतु उसका किंतु उसका जो आयतन है वो निश्चित होता है। जैसे आपके पास एक गिलास पानी है, मान लीजिए आपके पास एक गिलास पानी है, तो अगर आप इसे कोई बर्तन और में डालेंगे या आप इसे थाली में डालेंगे तो जितना इसमें पानी है उतना ही इस थाली में होगा। लेकिन यहाँ पे इसका आकार गिलास के रूप का था, और यहाँ पे इसका जो आकार हो जाएगा वो थाली के रूप का हो जाएगा। तो आपने देखा दोनों में अंतर, एक की आकार निश्चित होती है और आयतन, उसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होती है ठोस की। और द्रव्य का क्या होता है, आकृति यानी जो आकार है वो निश्चित नहीं होता है, लेकिन उसका आयतन क्या है, निश्चित होता है। ठोस का क्वथनांक और द्रवनांक द्रव से उच्च होता है। यानी अगर आप इसे क्या करेंगे, जलाएंगे, या आप इसे क्वथनांक यानी उबालेंगे, तो इसे उबालने में आपको ज्यादा उष्मा देना होगा। लेकिन अगर द्रव की क्वथनांक की बात करें और द्रवनांक,
तो ये ठोस से कम होता है। आप इसे कम डिग्री सेल्सियस पे ही इसे आप पिघला सकते हैं या इसे हम गर्म कर सकते हैं। फिर उसके बाद थर्ड में कहा है कि ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति या लक्षण नहीं होता है। जैसे कहने का मतलब अगर यहाँ पे एक पत्थर की टुकड़ा है तो इसको बहने की प्रवृत्ति इसमें नहीं पाया जाएगा। बहने का प्रवृत्ति करने का मतलब ये तरल फॉर्म में नहीं, यानी ये लिक्विड के फॉर्म में नहीं जाएगा। लेकिन जो द्रव है इसमें बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगर आप इसे फर्श पे फैला देंगे तो ये चारों तरफ क्या होगा, फैल जाएगा। लेकिन अगर ठोस पदार्थ को अगर फर्श पे फैला देंगे तो ये चारों तरफ नहीं फैलेगा। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर होता है। तो उम्मीद करते हैं ये तीन तीन पॉइंट दोनों के समझ गए होंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा गया है कि ऊर्ध्वपातन क्या है। इन्हीं तीन द्रव्यों के नाम लिखें जो गर्म किए जाने पर ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं ऊर्ध्वपातन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ऊर्ध्वपातन का डेफिनेशन जानते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर बिना द्रव में परिणत यानी बदले हुए सीधे वाष्प की अवस्था में बदल जाता है और उस वाष्प को ठंडा करने पर बिना द्रव में परिणत हुए वो सीधे ठोस की मूल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे कि अमोनिया क्लोराइड, जिसे नौसादर के नाम से भी जाना जाता है, अमोनिया क्लोराइड जिसे नौसादर के नाम से जाना जाता है। फिर आप आयोडीन देखेंगे, कपूर देखेंगे, इसके साथ आप नैप्थेलिन को देखेंगे। तो ये सारे ऐसे पदार्थ हैं जो सीधे ठोस से कहाँ चले जाएंगे, गैस में, और गैस से सीधे ठोस में चले जाएंगे। तो ऐसे जो पदार्थ होंगे उसे हम ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहेंगे और इस प्रक्रिया में जो होता है उसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि द्रव के हिमांक से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, हिमांक कहने का मतलब है द्रव का जमना। हिमांक कहने का मतलब क्या है, द्रव का जमना। और द्रव जमता कब है, जब उसका तापमान आप 0 डिग्री सेल्सियस से कम कर देंगे। क्या कर देंगे, 0 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस से कम कर देंगे तो वो जल क्या है, जम जाएगा, वो जमना होता है। भाई इसका उत्तर लिख लेते हैं। उत्तर में आपको लिखना है कि जिस ताप पर द्रव ठोस रूप में परिवर्तित होता है द्रव का हिमांक कहलाता है। अब द्रव ठोस रूप में बदलने का क्या मतलब बना, तो यही बर्फ। जैसे आपके पास पानी था, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में लिखा गया है कि जल से बर्फ बनना। आपके पास पानी था और इसका टेम्परेचर आप 0 डिग्री सेल्सियस से या 0 डिग्री सेल्सियस पर कर दिए, फिर धीरे धीरे क्या होता है, पानी से ठोस बर्फ के रूप में बन जाता है। क्या बन जाता है, जो ठोस बर्फ है उसके रूप में बदल जाता है। तो ये बर्फ में बदलना ही द्रव का हिमांक कहलाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा गया है कि द्रवण की गुप्त ऊष्मा क्या है। आइए इसका उत्तर जानते हैं। उत्तर में देखिए हमने लिखा है कि वायुमंडलीय दाब पर किसी ठोस पदार्थ के 1 kg को उसके द्रवणांक पर द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस ठोस पदार्थ के द्रवण गुप्त ऊष्मा कहते हैं। कहने का मतलब है कि आपके पास कोई 1 kg के ठोस पदार्थ है और उसको द्रवणांक पर यानी द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आप उसमें जितना हीट देंगे, जितना आप उसमें उष्मा देंगे, उष्मा का मतलब आग से आप जलाएंगे, तो वो क्या होगा, उसको ठोस से द्रव के रूप में बदलने में जितनी उष्मा लगेगी उसे द्रवण की गुप्त उष्मा कहा जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि वाष्पन की गुप्त उष्मा से आप क्या समझते हैं। तो आइए इसका उत्तर जानते हैं कि क्वथनांक पर किसी द्रव के गैस में परिवर्तित होने पर जितनी उष्मा का अवशोषण होता है उसे वाष्पन की गुप्त उष्मा कहते हैं। जैसे कहने का मतलब आपके पास कोई द्रव है और उस द्रव को आप क्या कर रहे हैं, आग से उसे जला रहे हैं। मान लीजिए कि इसमें द्रव है और इसे आप आग दे रहे हैं, ठीक है।
और जब आप इस लिक्विड को आग से जलाएंगे तो एक समय के बाद ये क्या होगा, वाष्प बनना यानी गैस बनना ये शुरू कर देगा। तो ये गैस बनने में जितनी आपने ऊष्मा का खर्च किया उसी को बोला जाता है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो आप इसे लिख लेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें कहा गया है कि आप कैसे सिद्ध करेंगे कि वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होता है। देखिए, आप बहुत तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। जैसे आइसक्रीम को आप लेकर देख सकते हैं, ठीक है, आइसक्रीम को ले सकते हैं कि आइसक्रीम जब आप टच करते हैं तो उसे क्या महसूस होता है, ठंडा। तो ये किसके कारण आइसक्रीम ठंडा फील होता है, तो यही वाष्पन के कारण, ठीक है। तो आइए हम इसका उत्तर जानते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है। इसे सिद्ध करने के लिए मिट्टी की बनी सुराही को लेते हैं। मिट्टी के बर्तन गर्मी के दिनों में पानी को ठंडा रखता है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में बहुत सूक्ष्म छिद्र होते हैं, यानी छोटे छोटे छेद होते हैं। पानी इन छिद्रों से रिश्ता के मतलब सोख लेता है और मिट्टी के बर्तन के सतह से वाष्पीकरण होते रहता है। वाष्पीकरण के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा मिट्टी के बर्तन के पानी से प्राप्त होती है और बर्तन का पानी ऊष्मा खो देता है और उसके बाद पानी ठंडा हो जाता है, जो हम लोगों को ठंडक महसूस होता है या ठंडक उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे वाष्पन से ठंडक कैसे उत्पन्न होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जिसमें कहा गया है कि संघनन क्या है, गैस का संघनन कैसे किया जाता है। देखिए, उत्तर में आपको लिखना है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ गैस की अवस्था से द्रव की अवस्था में परिवर्तित होता है, यानी पहले वो पदार्थ गैस की अवस्था में है और उसके बाद वो द्रव में जब परिवर्तित होता है तो इस चीज को संघनन कहा जाता है। क्वेश्चन में कहा गया है कि गैस का संघनन कैसे किया जाता है। तो देखिए, गैस का जो संघनन है वो गैस पर दाब बढ़ाकर या उसका ताप कम करके उसका संघनन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, जिसमें कहा गया है कि वाष्पन और क्वथन में अंतर स्पष्ट करें। अब आइए इसका उत्तर जानते हैं। उत्तर में लिखेंगे कि वाष्पन और क्वथन में निम्नलिखित अंतर है। इसमें आप देखेंगे एक तरफ वाष्पन और एक तरफ देखेंगे क्वथन। वाष्पन में कहा गया है कि जिस प्रक्रिया द्वारा जल वाष्प में परिवर्तित होता है वाष्पन कहलाता है, यानी जिस प्रक्रिया के द्वारा जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है वाष्पन कहलाता है। ठीक उसी तरीके से क्वथन की बात करें तो जिस ताप पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से गैसीय या वाष्प की अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है क्वथन कहलाता है। फिर उसी तरीके से इधर देखेंगे कि यह द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पर ही होता है। जो वाष्पन की क्रिया है यह द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पर होता है, यह द्रव के भीतरी भागों में नहीं होता है। लेकिन क्वथन की बात करें तो यह संपूर्ण द्रव में यानी पूरे द्रव में होता है, जिसमें द्रव के भीतरी भागों से बुलबुले निकलने लगते हैं। इसमें ठंडक उत्पन्न होता है वाष्पन में, और क्वथन में ठंडक उत्पन्न नहीं होता है। इसमें क्या होता है, गर्म महसूस होता है। इस तरीके से आप दोनों में अंतर को कर पाएंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कहा गया है कि गैस के दाब से आप क्या समझते हैं। गैस के दाब कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए एक बर्तन में गैस भरा है, आप एलपीजी को ही ले लीजिए, ठीक है, एलपीजी को ही ले लीजिए। अब इस बर्तन में जैसे ही गैस भरा है तो ये बर्तन में गैस क्या करता है, इस बर्तन के चारों दीवारों पर एक दाब लगाता है, एक फोर्स लगाता है, और इसी फोर्स को दाब कहा जाता है। ठीक है, तो आइए हम इसका उत्तर लिखते हैं। कैसे लिखा जाएगा आंसर, देखिए उत्तर में आपको लिखना है कि बर्तन की दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल गैस का दाब कहलाती है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे कि गैस का दाब किसे कहते हैं। अब आता क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित क्यों होते हैं। इसका उत्तर आप लिखेंगे कि ठोस पदार्थ में अंतरा अणुक स्थान बहुत कम और अंतरा अणुक आकर्षण बल काफी मजबूत होने के कारण
इसके कण ना तो एक दूसरे के निकट आ सकते हैं और ना ही दूर जा सकते हैं। इस कारण पदार्थ की जो आकृति है और आयतन ये दोनों निश्चित होता है। थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। जैसे ये आपके पास एक बॉल है, क्या है, एक बॉल है, एक गेंदा है, ठीक है। और इस गेंदा में अगर हम आपसे कहें तो इस गेंदा को आप क्या कर सकते हैं, कुछ क्षण के लिए आप इसे मोड़ सकते हैं और जैसे आप मोड़ना छोड़ेंगे तो पुनः इसी रूप में आ जाएगा। ऐसा क्यों आएगा? क्योंकि इसके कण के बीच जो रिक्त स्थान है, खाली जगह है, वो बहुत कम है, न के बराबर है। और इनके कण जो है आपस में एक बल से क्या होते हैं, जकड़े होते हैं, जिसे अंतरा अनुक आकर्षण बल कहते हैं। तो एक दूसरे से सब आपस में क्या होते हैं, चिपके रहते हैं और इस वजह से इसके जो कण है वो इधर उधर नहीं आ सकते हैं। और जब इधर उधर नहीं जाएंगे तो इनकी आकृति और आयतन दोनों क्या बने रहेंगे, स्थित। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 कहा है कि द्रव का वाष्पन कैसे होता है। आइए जानते हैं इसका द्रव का वाष्पन। उत्तर में लिखेंगे कि जब द्रव कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे के तापों पर वाष्प बनता है और धीरे धीरे वायुमंडल में जाने लगता है, तो इस प्रकार द्रव का वाष्पन होता है। यानी इसमें क्या आपने देखा कि आपके पास कोई द्रव है और कमरे के टेम्परेचर पे ये क्या करने लगता है, उबलने लगता है और उबलने के साथ साथ वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या चला जाता है, वायुमंडल में। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है द्रव का वाष्पन। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था की क्या उपयोगिता है। तो आइए जानते हैं पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था की उपयोगिता। उत्तर में लिखेंगे कि पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था का उपयोग प्रदीप्त ट्यूब, जिसे आप मरकरी के नाम से जानते हैं, तो प्रदीप्त ट्यूब और नियोन संकेत वाले बल्ब के निर्माण में किया जाता है। इसकी उपस्थिति के कारण ही सूर्य और तारे चमकीले दिखाई पड़ते हैं। तो आपने देखा कि पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था प्रदीप्त ट्यूब, नियोन जिसमें भरे होते हैं, तो नियोन संकेत वाले बल्ब में और साथ ही सूर्य और तारे में, ठीक है। तो इन सभी का प्रयोग किया जाता है प्लाज्मा अवस्था का, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो 15 नंबर, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित के लिए कारण बताइए कि आखिर ऐसा होता क्यों है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म पके हुए खाद्य पदार्थ की गंध का एहसास हमें कुछ दूरी से ही हो जाता है, किंतु ठंडे खाद्य पदार्थ की गंध का एहसास हमें निकट जाने पर ही पता चलता है। ऐसा क्यों होता है, तो ये जानते हैं। उत्तर में लिखना है आपको कि गर्म पके हुए खाद्य पदार्थ के कणों को जब ऊष्मा मिलती है, यानी जब उसे आप आग देते हैं, आग जलाते हैं, तो उसे हीट मिलती है, तो उसके कण तेजी से गमन करने लगते हैं, यानी इधर उधर क्या करने लगता है, भागने लगता है। और विसरण के कारण हवा के कणों से शीघ्र मिलकर हमें गंध का एहसास करा देता है। जबकि अगर ठंडे खाद्य पदार्थ की बात करें तो इनके कणों की जो गति है वो तेज नहीं होती है, जिसके कारण विसरण की गति कम हो जाती है और उसकी गंध का एहसास हमें निकट जाने पर हो। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कहीं डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से। उसके बाद आता है 15 का 2, जिसमें कहा गया है कि बिना कोई अवशेष छोड़े ही कपूर गायब हो जाता है। क्यों गायब होता है, तो आइए इस प्रश्न का उत्तर हम लोग जानते हैं। तो उत्तर में देखिए हमने लिखा है कि कपूर उधर्वपातित पदार्थ है और जो उधर्वपातित पदार्थ होता है वो बिना कोई अवशेष छोड़े ठोस से सीधे वाष्प की अवस्था में परिणत हो जाता है और इसलिए कपूर बिना कोई अवशेष छोड़े गायब हो जाता है। थर्ड नंबर में कहा गया है कि बर्तन की दीवार पर गैस दाब आरोपित करता है। क्यों आरोपित करता है, देखिए उत्तर में हम लिखेंगे कि जो गैस के कण है स्वतंत्र रूप से तीव्र गति से गतिशील रहते हैं, जिसके कारण एक कण आपस में और बर्तन के दीवार से टकराते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप
गैस बर्तन के दीवार पर दाब आरोपित है। तो आपने समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसका 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि क्वथनांक पर द्रव का ताप स्थिर रहता है, क्यों? तो देखिए, इसका स्थिर रहने का बहुत सारे कारण है। जैसे मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, एक वाटर को, एक जल को उबाल रहे हैं, ठीक है, और ये जल कब उबलना शुरू करता है? जब ये पूरे वाटर में हर जगह, पूरे पानी में हर जगह समान ताप हो। यही चीज हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है कि द्रव को क्वथनांक की अवस्था तक पहुंचाने के लिए पूरे द्रव में ताप का मान बराबर होना चाहिए, तभी उस द्रव में क्वथनांक की क्रिया होगी, अर्थात कह सकते हैं कि क्वथनांक पर द्रव का ताप स्थिर होता है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब हम आते क्वेश्चन नंबर 5, जो आज का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि गर्मी के दिनों में हमें सफेद वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो आइए इसके पीछे का रीजन जानते हैं। तो देखिए, उत्तर में हमने लिखा है जो सफेद वस्त्र है ऊष्मा का सबसे अच्छा परावर्तक है। परावर्तक कहने का मतलब ये ऊष्मा को रिटर्न कर देता है, ठीक है, रिटर्न कर देता है, लौटा देता है। कौन? सफेद वस्त्र, जिसके कारण गर्मी के दिनों में हमारे शरीर तक आने वाले ऊष्मा की मात्रा को कम कर देता है, जिससे हमें ठंडक महसूस होती है और गर्मी का एहसास नहीं होता है। अतः इस कारण से गर्मी के दिनों में हम सफेद वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। तो आपने देखा कि गर्मी के दिनों में सफेद वस्त्र क्यों पहनना चाहिए, क्या इसका रीजन है, ये सभी चीजों को हमने यहाँ पे डिस्कस करा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम आगे के वीडियो में। आगे चैप्टर जो क्वेश्चन आंसर है दीर्घ उत्तरीय का, उसका भी बहुत जल्द से अपलोड किया जाएगा, तो आप लोग बने रहिएगा। क्लास 9 से रिलेटेड और भी सोशल साइंस की चल रही है क्लास, तो आप उसे भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।